आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आज का मुद्दा में हम बात करने वाले हैं रामराज का परशुराम मंत्र। यूपी की सियासत इन दिनों मंदिर, मस्जिद और कब्रिस्तान से निकलकर भगवान परशुराम तक जा पहुंची है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चलते सभी राजनीतिक पार्टियों ने जाति समीकरणों को साधने के लिए सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इन सब के बीच यूपी की राजनीति के केंद्र में ब्राह्मण आ पहुंचे हैं और उन्हें साधने के लिए अब भगवान परशुराम का सहारा लिया जा रहा है। सवाल बड़ा है, क्या भगवान परशुराम की प्रतिमा के सहारे राजनीतिक पार्टियां जीत की नैया किनारे लगा पाएंगी? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और चर्चा करने के लिए आगे भी बढ़ेंगे। तमाम गेस्ट से आपका तारुफ भी कराएंगे। आपको बता देते हैं कि हमारे साथ कौन जुड़े हैं। डॉक्टर केसी पांडे जी, पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनीत शुक्ला, प्रवक्ता भाजपा, जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज और इससे पहले कि अपने तमाम गेस्ट से हम बात करें, इस विषय पर हम चर्चा करें, सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। रामराज का परशुराम मंत्र, प्रतिमा के सहारे क्या नैया लगेगी किनारे? यूपी का सियासी पारा हुआ गर्म। मस्जिद और कब्रिस्तान से निकलकर सियासत भगवान परशुराम के दर पर। यूपी के सियासी नजर में इस वक्त छाए भगवान परशुराम। ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर सियासी संग्राम। किसको मिलेगा भगवान परशुराम का आशीर्वाद? यूपी का सियासी पारा इन दिनों मस्जिदों और कब्रिस्तान शमशान से निकलकर भगवान परशुराम तक आ पहुंचा है। भगवान परशुराम की प्रतिमा के सहारे जीत के मुकाम की हसरत रखने वालों की नजर में सिर्फ और सिर्फ भगवान परशुराम ही छाए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण वोट बैंक की जरूरत महसूस करते हुए प्रमुख पार्टियों ने इस वर्ग का वोट पाने और राजनीतिक समीकरणों की बिसात बिछानी शुरू कर दी है। यूपी का रण बड़ा ही दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। बीजेपी राम को हमेशा अपना सर्वोपरि मानती रही है, यानी बात साफ है, राम मंदिर बन रहा है। राम बीजेपी के तो वहीं दूसरी तरफ विरोधी दल कहां पीछे रहने वाले। राम नहीं सही तो भगवान परशुराम से ही काम चला लेंगे। गोसाईगंज में भगवान परशुराम के मंदिर में अखिलेश यादव पहुंचे और पूजा अर्चना की। भगवान परशुराम ब्राह्मणों के कुल देवता कहे जाते हैं, लिहाजा ब्राह्मण समाज के बीच अखिलेश की गहरी छाप है। नहीं, भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद मिले। में भी भगवान विष्णु से लेकर के उनके जितने अवतार हैं उनको अगर सम्मान देने का एक स्थान पे अगर म्यूजियम बनाना पड़ा या मंदिर बनाना पड़ा या कोई ऐसा स्थान बनाना पड़ा जिससे एक जगह आकर के सब कुछ अपने धर्म के बारे में, हमारे पुराणों के बारे में, हमारे वेदों के बारे में, हमारे पुरानी संस्कृति के बारे में अगर कभी जानना कोई चाहेगा, एक स्थान पे वो चीजें मौजूद रहेंगी। वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने परशुराम प्रतिमा पर विपक्ष पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जो राम का नहीं हुआ वो परशुराम का क्या होगा। उधर दिनेश शर्मा ने परशुराम की प्रतिमा का अनावरण करते हुए कहा कि परशुराम चुनावी मुद्दा नहीं है। सबसे ज्यादा ब्राह्मण मंत्री, विधायक, सांसद भाजपा में ही हैं। यही देखकर विपक्ष बौखलाहट में है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है, क्या प्रतिमा के सहारे बीजेपी जीत की नैया किनारे लगा पाएगी? आज विडंबना है विपक्ष की। अब वो किसी प्रकार के सपने आते हैं। किसी ने 40 साल पहले, लोग बोले कि 40 साल पहले कहा था, चौधरी साहब ने सही में कहा था कि नदियां मिला जाए, जैसे सिंचाई की व्यवस्था हो, लिंक हो जाए। लेकिन ये किसी ने नहीं किया था। उनको मिलाने का काम बीजेपी ने किया। अब कोई कहे कि वो सपने देखा था हमने, तो चौधरी साहब को मानने वालों ने उस सपने को पूरा क्यों नहीं किया? चौधरी साहब के सपने को हमने पूरा किया। बीजेपी लोगों के सपनों को पूरा करने वाली पार्टी है। सपना देखना दूसरों का काम है, हमारा है जनता ने जो सपना देखा उसको पूरा करना। दरअसल उत्तर प्रदेश में एक नैरेटिव ये भी चलाया जा रहा है कि ब्राह्मण समुदाय के लोग भाजपा की वर्तमान सरकार से नाराज हैं। ऐसे में अखिलेश यादव इस वर्ग को लुभाने की कोशिश करते नजर आ रही हैं। इसके जवाब में भाजपा भी मैदान में आ गई है।
ब्राह्मणों को लुभाने के लिए भाजपा भी अब पार्टी के ब्राह्मण चेहरों को आगे कर समाज को जोड़ने की कवायद तेज कर रही है। इसी के तहत सपा के बाद भाजपा भी भगवान परशुराम के शरण में है और प्रतिमा लगवा रही है। आंकड़ों के मुताबिक ब्राह्मण समाज की आबादी 12% है, जो सवर्णों में सबसे ज्यादा संख्या है। ऐसे में सपा और भाजपा दोनों इस अहम वर्ग को साधने की कोशिश में हैं। यूपी की सियासत में इस वक्त छाए परशुराम भगवान क्या इन पार्टियों को जीत कर मुकाम तक पहुंचा पाएंगे? बड़ा सवाल है और देखना दिलचस्प भी है। और दूसरी तरफ अब समाजवादी पार्टी और भाजपा के परशुराम, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार राम और परशुराम को लेकर राजनीति आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे में साफ तौर पर यह बात तो साफ है कि 12% ब्राह्मणों को साधने के लिए कहीं न कहीं ये जुगत और ये कवायद लगाई जा रही है। समाजवादी पार्टी ने जब परशुराम की प्रतिमा की स्थापना की, मंदिर की स्थापना की, तो भाजपा भला कहां पीछे रहने वाली है। भाजपा ने भी सीधे परशुराम की एक और प्रतिमा की स्थापना लखनऊ में कर डाली। अब देखना यह होगा कि समाजवादी पार्टी और भाजपा में जिस तरह से ब्राह्मण वोट को साधने की होड़ मची हुई है, चुनाव पहुंचते पहुंचते तक आखिर ये ब्राह्मण वर्ग किस ओर झुकता है और चुनाव के बाद जब वोट निकलकर सामने आते हैं तो ब्राह्मण वर्ग के सबसे अधिक वोट किसको मिलते हैं, यही बड़ा मुद्दा है और इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। सबसे पहले आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर केसी पांडे जी, पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशीष दीक्षित, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग मिश्रा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पीएन द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े, आपका स्वागत है। दिनेश त्रिपाठी, ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश, हमारे साथ है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही साथ हमारे संवाददाता विशाल पंडित जुड़े हुए हैं। 2022 का चुनाव जीतने के बाद तमाम प्रत्याशी, तमाम विधायक जिस विधानसभा में बैठ के एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर को गढ़ने का काम करेंगे, ठीक उसी के सामने से हमारे साथ विशाल पंडित जुड़ चुके हैं। जी विशाल, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि परशुराम की प्रतिमा को लेकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में राजनीति चल रही है, लखनऊ में जिस तरह से अब मंदिर में प्रतिमा का अनावरण किया गया है, उसको लेकर क्या ताजा माहौल है, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए प्रियंका, आपको बता दूं, आजादी के बाद से 1989 तक ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री हुए और आखिरी मुख्यमंत्री हुए थे नारायण दत्त तिवारी उर्फ एनडी तिवारी। वो कारण था क्योंकि पहले उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और ब्राह्मण का ही कॉम्बिनेशन चलता था जब तक मंडल आयोग नहीं आया था। मंडल आयोग के बाद से यहाँ पर पिछड़ों को थोड़ा ज्यादा प्रमोट किया जाता है, फिर से यहाँ सारी राजनीति बदल जाती है। 2007 की अगर बात की जाए, थोड़ा गैप लेते हैं, 2007 में जो कॉम्बिनेशन निकाला सोशल इंजीनियरिंग की मायावती ने, उन्होंने किया क्या, दलित और ब्राह्मण का एक बेहतरीन गठजोड़ बनाया और सरकार बना लिया, पूर्ण बहुमत सरकार बना लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए 2009 में वही बसपा के राज में वही सतीश चंद्र मिश्रा जो अगुवाई कर रहे थे, ब्राह्मण ब्राह्मण चिल्लाते थे, तमाम चीजें करते थे, उन्हीं के कई रिश्तेदार आज यहाँ मंत्री बन गए हैं। अगर बात करें तो रात तक नारे लगाते थे कि ब्राह्मण बिगुल बजाएगा और हाथी दौड़ा जाएगा, और उसके बाद अगले दिन भाजपा का दामन थामते हैं। आज बड़े ऊंचे पद पे तैनात है, ब्रजेश पाठक नाम है उनका, वो मंत्री हो गए हैं। और अगर देखा जाए तो 2009 में जो दलितों के मुकदमे दर्ज होते हैं जब बसपा के ऊपर, बसपा के नेताओं के ऊपर, ब्राह्मण नेताओं के ऊपर, तो पूरा कुनबा जो होता है लगभग 80 से 90% जो ब्राह्मण बसपा में ज्वाइन था वो सारा रुख करता है भाजपा को, और 2017 में उनकी गवर्नमेंट बन जाती है। तो लेकिन एक चीज और भी है, 2012 में ये आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा कि 2012 में समाजवादी पार्टी ने किसी कोई ब्राह्मण नेता का काम किया हो। मनोज पांडे इकलौते ब्राह्मण नेता है अखिलेश यादव की नजर में। अभिषेक मिश्रा की अगर बात करें तो ठीक है, अभिषेक मिश्रा को बहुत आगे भी बढ़ाया गया, लेकिन उस कदर से सबको पता है कि समाजवादी पार्टी किस लिए काम करती है और किसके लिए काम करती है, सबको पता है। 2 मंत्री छोड़ दे, तीसरा मंत्री हमारे साथ पूर्व मंत्री बैठे हुए हैं, ये बता देंगे तो अच्छा होगा, शायद मेरी जानकारी बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं परशुराम की याद क्यों आई। देखिए, राम चले गए थे, राम मंदिर के बनने के बाद ब्राह्मण फिर से अस्तित्व में आता है यूपी चुनाव में। 11 से 12% ब्राह्मण है इस प्रदेश में और बड़ा वोकल है, जो अपनी बात करता है उस पर उसको प्रभावशाली ढंग से कहता है और सबसे मनवा भी लेता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ब्राह्मण जो होता है वो थोड़ा एग्रेसिव होकर अपना काम धीरे से बनवा लेता है, बड़ा चंट बुद्धि लगाता है, जो बात सच है। ठाकुरों को ठाकुरों चल रहा था तो विकास दुबे की बात लेकर समाजवादी पार्टी केसी पांडे जानते होंगे कि पवन पांडे लेके आए कि बड़ा अत्याचार हुआ खुशी दुबे के साथ, उसकी पैरवी भी बसपा के लोग कर रहे हैं।
समाजवादी पार्टी से तो कोई अधिवक्ता भी नहीं गया जहां तक मुझे जानकारी है। और अगर बात करें तो सोशल इंजीनियरिंग की सबसे ज्यादा कमी समाजवादी पार्टी के चक्कर में है। आम आदमी पार्टी अभी आ ही रही है, तो आम आदमी पार्टी से अभी आप ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो मजे मजाए खिलाड़ी हैं, चाहे वो भाजपा के हो, चाहे वो सपा के हो, और चाहे अगर बात की जाए तो आशीष दीक्षित हमारे कांग्रेस के बड़े अच्छे प्रवक्ता ये बैठे हैं, इनके अध्यक्ष की यही शिकायत थी कि ये ठाकुर ब्राह्मण की बात ही नहीं सुनते हैं। रो रहा था, रिकॉर्डिंग मेरे पास है, कहेंगे तो सुना देंगे, प्रवक्ता का नाम भी बता देंगे कि उसने कहा कि हमने इनको अध्यक्ष बनाया, और ये रो रहे थे। वो रोते रोते कह रहे हैं कि मेरे हाथों केक नहीं कटवाया। ये तो अजय कुमार लल्लू के हाल थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो 12% को अब कहीं ना कहीं अपनी ताकत समझ में आई है, और वो समझ गए हैं कि जहां हम जाएंगे वहीं सरकार बनेगी। प्रियंका जी बिल्कुल, सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं डॉक्टर केसी पांडे जी, पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर केसी पांडे जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही यहाँ पर करना चाहूंगी कि जिस तरह से राम और परशुराम को लेकर अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मणों को साधने का सीधा काम करने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी ने शुरुआत जरूर की थी, लेकिन भाजपा भी अब इस मैदान में कूद पड़ी है। क्या कहना है आपका? देखिए, ऐसा भगवान परशुराम हमारे आराध्य हैं, और मुझे याद है कि 3 मई 2005 को जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो मेरे ही कहने पर परशुराम जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था समाजवादी पार्टी की सरकार में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के 1 हफ्ते बाद ही परशुराम जयंती के सार्वजनिक अवकाश को मुख्यमंत्री जो वर्तमान है उन्होंने रद्द कर दिया। अब परशुराम जी के मामले में मामला केवल परशुराम जी का नहीं है, परशुराम जी तो हमारे आराध्य हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का 5 साल का सरकार का जो कार्यकाल रहा है उसमें 1250 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं। ब्राह्मण एकजुट हो गया भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर उनके अंदर जरा सा भी ये है कि ब्राह्मण के पक्षधर हैं, तो सबसे पहले एक निरीह निर्दोष विधवा ब्राह्मणी खुशी दुबे जो जेल में बंद पड़ी है उसको रिहा कर दें। अब परशुराम की याद करने से क्या फायदा है? परशुराम की याद तो खुशी दुबे को रिहा करें। जी ठीक है, परशुराम की याद तो आप भी कर रहे हैं केसी पांडे जी। यदि आपका कहना है कि जयंती रद्द कर दी गई थी, तो 5 साल पहले आपको याद नहीं आया कि जयंती रद्द कर दी गई है, तो उस पर समाजवादी पार्टी के द्वारा प्रदर्शन किया जाए, सरकार से सवाल जवाब किया जाए। ठीक है, आपके पास आते हैं आशीष दीक्षित जी, हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। जी आशीष जी, जिस तरह से परशुराम को लेकर उत्तर प्रदेश में अब राजनीति चल रही है, भाजपा की तरफ से भी और समाजवादी पार्टी की तरफ से, एक तरफ अखिलेश यादव पहुंचते हैं गोसाईगंज में, मंदिर बनवाते हैं, मंदिर में पूजा पाठ करते हुए नजर आते हैं, तो वहीं लखनऊ में भी मूर्ति का अनावरण कर दिया जाता है। क्या कहना है आपका? और कहीं राम परशुराम के इस मुद्दे में कांग्रेस पीछे तो नहीं हो रही? देखिए प्रियंका जी, बहुत ही स्पष्टता से कहना चाहता हूं, बहुत ही गंभीरता से कहना चाहता हूं, परशुराम मूर्ति लगाने का शिलान्यास करने से, परशुराम जयंती की छुट्टी की घोषणा करने से, ब्राह्मणों को परशुराम के नाम पर उकसाने से अब ब्राह्मण खुश होने वाला नहीं है। ब्राह्मण जो है अब पूरी लड्डू और भंडारे से खुश नहीं होगा। ब्राह्मण चाहता है भागीदारी, ब्राह्मण चाहता है सत्ता के शिखर पर पहुंचना, उस शिखर पर पहुंचना चाहता है जिस शिखर पर कांग्रेस पार्टी के राज में था। 89 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, आखिरी मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी थे। उससे पहले 6 बार 6 लोगों को कांग्रेस पार्टी ने लगातार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, और कई लोग तो कई बार बने। उसके बाद से ना ब्राह्मण, तो आपका कहना है पद केवल आप ही देते हैं? प्रियंका जी पूरी बात सुन लीजिए। ना ब्राह्मण का सम्मान हुआ, उसके बाद लगातार शासन सत्ता पे सपा बसपा भाजपा आई, मगर उन्होंने ब्राह्मणों का सम्मान नहीं किया। उनका वोट तो लिया मगर ना सम्मान दिया, ना उनको आगे बढ़ाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी की सबसे ज्यादा हितैषी, ब्राह्मण समाज की सबसे बड़ा ज्यादा हितैषी कांग्रेस पार्टी है, जो लगातार ब्राह्मणों का सम्मान। ब्राह्मणों को छोड़ करके गया क्यों? ब्राह्मणों को छोड़ करके गया क्यों? आपके अंदर अगर कमी नहीं थी तो ब्राह्मण अनुराग मिश्रा जी भी हमारे साथ आम आदमी से प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अनुराग मिश्र जी, क्या कहना है आपका? आप खुद एक ब्राह्मण हैं, जिस तरह से
रामराज को लेकर, परशुराम को लेकर, लगातार जाति को लेकर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की जा रही है, सबके द्वारा किया गया है। क्या कहना है आपका? खुशी दुबे को लेकर तो आप भी वकालत करते हुए नजर आते हैं। इस पर तो आप विचार करें। प्रियंका जी, मैं जवाब देना चाहता हूँ, 2 मिनट में मैं भी जवाब दूंगा। जी आशीष जी, एक बार मैं सबकी राय ले लूं, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। बिल्कुल आती हूँ आपके पास। जी अनुराग जी। अनुराग जी, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? आपकी आवाज मुझे नहीं मिल पा रही है। अपने फोन के अनम्यूट बटन को आप एक बार चेक कर लें। जी हाँ, आम आदमी पार्टी जाति और धर्म की राजनीति में विश्वास नहीं करती है। आम आदमी पार्टी विश्वास करती है तो वो मुद्दों की राजनीति में विश्वास करती है। अभी 2 जनवरी को तमाम लोग हमसे पूछते हैं आपका वोट बैंक क्या है, आपका वोट बैंक क्या है, आपका वोट बैंक क्या है। तो अभी 2 जनवरी को माननीय केजरीवाल जी की रैली होती है, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश के वो लोग, चाहे जिस समाज से आते हो, चाहे जिस धर्म से आते हो, जिनको अच्छे स्कूल चाहिए थे, जिनको अच्छे अस्पताल चाहिए है, जिनको उत्तर प्रदेश में एक ईमानदार राजनीति की शुरुआत चाहिए, वो सारे लोग इकट्ठा हुए थे। उन सारे लोगों ने देखा अगर इन पार्टियों के पास 5 साल में काम तो ये होते, लेकिन अनुराग जी आप ही के पार्टी के संजय सिंह बार बार कहते हुए नजर आते हैं कि ब्राह्मणों पर अत्याचार किया जाता है। सबसे पहले माननीय सांसद संजय सिंह जी ने ही हमारे उठाया और खुल करके कहा कि हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी का नाम जो अजय सिंह बिष्ट है, उन्होंने खुल के कहा कि क्षत्रिय समाज की तरफ एकमात्र जाति को लेकर के, विशेष जाति को लेकर के चला जा रहा है। बाकायदा उन्होंने लिस्ट जारी की थी उत्तर प्रदेश में कि एक जाति को लेकर के सारे थानों में और जिलों में जो महत्वपूर्ण और क्रीम के जो पद थे वो एक जाति विशेष के लोगों को दिया गया। आप आशीष जी, ये तो आप 2 तरह की, अनुराग जी 2 तरह की बातें कर रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि पुलिस योगी जी के कब्जे में ही नहीं है, बाबा जी के कब्जे में ही। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि उनकी लिस्ट के आधार पर लिस्ट तैयार की जाती है। ठीक है, आपके पास वापस लौट कर आते हैं। हमारे साथ के पद्मेश दुबे जी ब्राह्मण सभा से ज्योतिषाचार्य भी कुछ ही देर में जुड़ेंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे। इसी बीच पीएन द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीएन द्विवेदी जी, जिस तरह से हम आज रामराज और खासतौर से परशुराम की प्रतिमा स्थापित होने के बाद जिस तरह से हलचल मची हुई है उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा और भाजपा को लेकर, तो ये चुनाव पहले ही काफी हद तक तय हो चुका था। इसमें बाकी पार्टियों का ज्यादा रोल अभी तक नजर नहीं आ रहा है, लेकिन एक बार फिर से राम मंदिर के बाद अब जिस तरह से परशुराम का मुद्दा सामने उठकर आ रहा है, उस पर क्या लगता है आपको कि कौन सी पार्टी बाजी मारकर ले जाएगी? समाजवादी पार्टी ने शुरुआत करी तो भाजपा भी पीछे पीछे कूद पड़ी। पीएन द्विवेदी जी, और मान्यता यह है कि उत्तर प्रदेश में ही भगवान परशुराम का अवतरण हुआ था जी। अभी पहले कभी भी एक चीज ये भी जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में भगवान परशुराम की कहीं कोई मंदिर दिखाई नहीं देता है, लेकिन एकाएक जी चुनाव जैसे ही नजदीक आ रहा है, भगवान परशुराम एक महत्वपूर्ण भूमिका में आ जाते हैं। तो अब आप खुद ही ध्यान दीजिए, और जनता भी ये जान रही है, सभी जान रहे हैं कि ये परशुराम जी का जो मुद्दा है ये आस्था कम है, बल्कि ब्राह्मण वोट को सजोने का ये विश्वास अधिक है। इसमें आस्था कम दिखाई दे रही, विश्वास ब्राह्मणों को एकजुट करने का है। उसका कारण है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 12 से 14% ब्राह्मणों वर्ग का मतदाता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है किसी भी चुनाव में। ब्राह्मण जिधर जाता है, यद्यपि ये खुल करके कभी आता नहीं है, लेकिन ये माहौल जरूर बनाता है। जिधर जाता है, जिस दल की तरफ जाता है, उधर ये 12-14% जो इनका वर्ग है वो तो जाता ही, बाकी वर्ग के लोग भी उसमें समाहित हो जाते हैं। इसलिए इसका एक महत्वपूर्ण रोल जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में होता है। और इसका प्रयोग जो है 2007 में मायावती ने किया था,
जब उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग के जी। तहत ब्राह्मणों को एकजुट किया था तो और 2007 में उनकी सरकार बनी। बाद में 2012 में जब सपा की सरकार बनी तो उसमें भी ब्राह्मणों का रोल महत्वपूर्ण माना गया था। फिर बाद में 2017 में जब भाजपा की सरकार बनी तो उसमें भी ब्राह्मण वर्ग का महत्वपूर्ण रोल माना गया। तो पिछले कई चुनावों से ब्राह्मणों का जो ये रोल देख करके सभी सियासी दल जो है ब्राह्मणों की तरफ उन्मुख हो गए हैं। आपको ध्यान होगा कि जब सपा ने शुरू में इसकी घोषणा की थी तो बसपा ने भी कहा था, मायावती ने भी कहा था कि मेरी सरकार आएगी तो इससे ऊंची मैं भगवान परशुराम की प्रतिमा बनाऊंगी। तो कहने का मतलब लगभग सभी सियासी दल इस पर आ गए हैं, लेकिन वास्तविकता जो है वो ये है कि ब्राह्मण किधर जाएगा वो मुखर नहीं होता है। जी, बिल्कुल। वो देखता है जी। कि हमारा अथवा पूरे समाज का जो दल विकास करता है ब्राह्मण उसी के पक्ष में जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपके पास आती हूँ। हमारे साथ दिनेश त्रिपाठी जी भी ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश से। दिनेश त्रिपाठी जी, जिस तरह से आज हम ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, सबसे पहले भाजपा की यदि बात करें तो लगता था कि भाजपा हमेशा से ब्राह्मणों के साथ, ब्राह्मण भारी मात्रा में भाजपा के साथ खड़े रहे, लेकिन क्या वजह रहे कि इस चुनाव में मुख्य रूप से राम और अब परशुराम की बात भाजपा को करने की जरूरत पड़ रही है? क्या कहीं ना कहीं भाजपा का ब्राह्मण वर्ग नाराज चल रहा है? जी बिल्कुल प्रियंका, जैसा कि आप कर रहे हैं, भाजपा से ब्राह्मण नाराज है, बिल्कुल नाराज है। 2019 लोकसभा चुनाव देखेंगे तो उससे पहले या 2019 चुनाव में ब्राह्मणों की कोई पूछ नहीं थी और न ही किसी पार्टियों को, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो या खुद भाजपा हो, किसी भी पार्टी को ब्राह्मणों को लेकर कोई भी संशय नहीं था किसी भी तरह का। लेकिन 2019 के बाद भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को यह आशंका होने लगी कि ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और वो समाजवादी पार्टी को पूरी तरह पता चल गया और समाजवादी पार्टी ने 2019 लोकसभा चुनाव के बाद ही घोषणा कर दिया कि उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में भगवान परशुराम की विशालकाय मूर्ति लगेगी, मंदिर बनेगा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को भी एहसास होने लगा कि ब्राह्मण नाराज है। अगर ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर समाजवादी पार्टी या किसी अन्य दल की तरफ जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को 2022 विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान हो सकता है। अब उसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी समाजवादी पार्टी की तर्ज पर जिले जिले में भगवान परशुराम में अपनी आस्था दिखा रहा है और ब्राह्मणों को लुभाने के लिए मंदिर का, आज ही लखनऊ में दिनेश शर्मा और ब्रजेश पाठक कैबिनेट मंत्री, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और भारतीय जनता पार्टी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी बाकायदा बढ़िया भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाती हैं और भगवान परशुराम में अपनी आस्था दिखाने का प्रयास भी करते हैं। जबकि इससे पहले कभी न भगवान परशुराम कहीं चर्चा में थे, न ब्राह्मण कहीं चर्चा में थे। लेकिन अब चुनाव में जब 2022 विधानसभा चुनाव में कुछ दिन बाकी है तो अब सभी दलों को ब्राह्मण, विशेषकर भाजपा को ब्राह्मण नजर आने लगे हैं और ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। भारतीय जनता पार्टी को ये बखूबी पता है। जी बिल्कुल। केसी पांडे जी, समाजवादी पार्टी की यदि हम बात करें तो आज से पहले जितने बार भी चुनाव हुए, परशुराम की बात जिस तरह से दिनेश जी ने कहा है कि चुनाव हारने के बाद करते हुए जरूर नजर आए, लेकिन उससे पहले आपका जो वर्ग था वो ओबीसी और मुस्लिम वोटर माना जाता था कि समाजवादी पार्टी के साथ रहता था। इस बार ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की जा रही है। क्या आपको लग रहा है कि बिना ब्राह्मणों के साधे सत्ता की कुर्सी नहीं हासिल हो पाएगी? प्रियंका जी, मैं आपको बताऊं कि समाजवादी पार्टी के गठन के बाद पंडित जनेश्वर मिश्रा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, राज्यसभा के एमपी रहे, पंडित ब्रजभूषण तिवारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, राज्यसभा के एमपी रहे, कि दो बार माता प्रसाद पांडे को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। सरकार में हम सभी लोग कम से कम 11 मंत्री, भारतीय जनता समाजवादी पार्टी की सरकार में ब्राह्मण 11 मंत्री रहे। हम लोग सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी इज्जत देती है ब्राह्मणों को। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ब्राह्मणों का जो उत्पीड़न शुरू हुआ, 1250 ब्राह्मणों की हत्या हुई, क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 वर्षों में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन किया? क्यों नहीं सभा आयोग का गठन किया?
हमने तो 245 संस्कृत विद्यालयों को अनुदानित किया। भारतीय जनता पार्टी ने संस्कृत और संस्कृति के उत्थान के लिए कौन सा कार्य किया? ये सबसे बड़ा सवाल यह है कि जनता जान चुकी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्राह्मण का तिरस्कार हो रहा है, ब्राह्मण की उपेक्षा हो रही है, ब्राह्मण को हत्या हो रही है, ब्राह्मणों को आए दिन सताया जा रहा है, ब्राह्मणों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, ब्राह्मणों को निशाने पर लिया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी सारी बातें सही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी सारी बातें सही है केसी पांडे जी। अगर आपको इतना माता प्रसाद पालने का ख्याल होता तो आपको चिल्लू पार विधायक विनय शंकर तिवारी की जरूरत ना पड़ती। आपको जरूरत ना पड़ती है शंकर तिवारी परिवार को लाने की। पॉलिटिकल हत्या की है समाजवादी पार्टी ने माता प्रसाद पालने की। अगर ब्राह्मण चेहरा अपना आप सुधार लें तो पॉलिटिकल हत्या कर रहे हैं आप लोग माता प्रसाद पालने की। साफ शब्दों में सुन लीजिए। हाँ, माता प्रसाद पालने को आप अगर ब्राह्मण नेता मानते तो परशुराम मूर्ति का अनावरण करने अभिषेक मिश्रा को कमान ना देते, आप माता प्रसाद पालने को बुलाते। आपने वो नहीं किया। आपने विनय शंकर तिवारी को अपनी टीम में ले आए, कुशल तिवारी को ब्राह्मण माना। आपने माता प्रसाद पाले को 2 बार विधानसभा अध्यक्ष बना दिए, तो क्या अब वो ब्राह्मण नहीं रहे क्या? अब चुनाव में लाइए ना उनको, अब उनको चेहरा बनाइए। अब आपको विनय शंकर तिवारी याद आ रहे हैं। अब आपको प्रबुद्ध समाज के अध्यक्ष नहीं सोचे कि माता प्रसाद पाले को कुछ बना दे, अब आपको याद आ रहे हैं। कैसी बात करते हैं पांडे जी आप? केसी पांडे जी, ब्राह्मणों के हितों की अनदेखी की है। आज जब भारतीय जनता पार्टी के जान गई है कि उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी का पिंडदान करने के लिए तैयार है, तब भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों की खोज खबर ले रही है। जी, और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी भी परशुराम लगा रही है। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ। तो आज के मुद्दे में आज लगातार राम के परशुराम मंत्र की हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से परशुराम की मूर्ति को लेकर समाजवादी पार्टी और भाजपा में होड़ मची हुई है, देखना ये होगा कि आगामी चुनाव के नजदीक आते आते ये ब्राह्मण वोटर को साधने की जो कवायद की जा रही है वो आखिर किस ओर झुकेगा, इसी पर हम चर्चा लगातार जारी रखेंगे। लेकिन फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए के न्यूज। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 2017 से पहले भय, भ्रष्टाचार और जातिवादी के लिए बदनाम उत्तर प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी ईमानदार सोच और दमदार काम से उत्तम प्रदेश बनाया है। योगी सरकार में प्रदेश में हुए बड़े बदलावों को किसानों से नौजवान तक और शहर से गांव तक महसूस किया जा सकता है। डबल इंजन की सरकार ने विकास के रथ पर सवार उत्तर प्रदेश को नई पहचान दी है। 4.5 साल में नए भारत में नए यूपी का जन्म हुआ है। बदलाव, सोच ईमानदार, काम दमदार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। वो मर्द, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। शहरों में बढ़ती मेट्रो की रफ्तार, हर शहर को जोड़ता एक्सप्रेसवे का जाल, शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार, ये है नए भारत के बदलते उत्तर प्रदेश की पहचान। 33 नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण, डीबीटी के माध्यम से खातों में सीधा भुगतान कर मिशन रोजगार के जरिए युवाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया है। प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों में बढ़ती विकास की रफ्तार, केंद्र सरकार की 44 योजनाओं में यूपी को शीर्ष स्थान सिर्फ योगी सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति से ही संभव हो सका। फर्क साफ है, सोच ईमानदार, काम दमदार।
अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। राजेश मिश्रा। तो वो बीजेपी के विधायक, उन्होंने कोई विकास भी नहीं कराया, कोई विकास नहीं किया और उनके पास जाओ तो और फटकार देते। हमारे ना मिलो, सब कुछ मिल रहा, फार्म भरवाए आए थे। फिर प्रधान इतना नालायक इस पर आगा, तीसरी बार है दंगी। जिस क्षेत्र में मैं हूँ पूरी तरीके से सरकार मतलब वहाँ सक्षम है काम करने में। अब मेरी योग्यता ही नहीं है गवर्नमेंट जॉब की, मैं खाली ढिंडोरा पीटे घूमूं कि मुझे साहब जॉब नहीं मिली, तो उसमें मेरा दोष है ना कि सरकार का दोष है। कौन है आपके यहाँ के विधायक की? अब मैं किनको बताऊं विधायक कौन है के यहाँ के? उन्होंने काम किया? हमें तो आज देखे ना है, शकल लो ना मिली देखना को। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आज के मुद्दे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम राम राज का परशुराम मंत्र पर चर्चा कर रहे हैं। तमाम गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर केसी पांडे पूर्व मंत्री सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशीष दीक्षित प्रवक्ता कांग्रेस से, अनुराग मिश्रा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से, पीएन द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार, दिनेश त्रिपाठी ब्यूरो चीफ लखनऊ और हमारे संवाददाता विशाल पंडित भी हमारे साथ जुड़े हैं। इसके साथ ही साथ विनीत शुक्ला प्रवक्ता भाजपा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अगला सवाल मैं विनीत जी से करना चाहूंगी। विनीत जी, जिस तरह से हम लगातार परशुराम की मूर्ति को लेकर यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, सबसे पहले समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव ने एक तरफ मंदिर में पूजा अर्चना क्या की, भाजपा में भी हलचल मच गई और कुछ ही दिनों के बाद तुरंत लखनऊ में अब मूर्ति का अनावरण हो गया। क्या कहना है आपको, क्यों जरूरत आन पड़ी ठीक चुनाव से पहले अब मूर्ति का अनावरण करने की? तो हमारे साथ कुछ ही देर में अभी जुड़ेंगे विनीत जी। इसी बीच रुक कर लेते हैं, हमारे साथ आशीष दीक्षित भी प्रवक्ता कांग्रेस से बने हुए हैं। आशीष, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं, आपका साफ तौर पर कहना है कि आप धर्म की राजनीति यहां पर नहीं करते, तो क्या कहना है आपका? आप मुद्दों की बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी को इन दिनों देखें तो हर जगह मंत्र पढ़ती हुई नजर आती हैं। क्या वजह है? इससे पहले तो किसी चुनाव में मंत्र पढ़ते हुए नहीं देखा गया। आवाज अब मिली है आपकी? जी, आपकी अब मिली है जी। विनीत जी आपसे सवाल मेरा था कि ठीक चुनाव से पहले मूर्ति के अनावरण की जरूरत क्यों आन पड़ी आपको? जी बताइए। हेलो, आवाज नहीं मिल रही थी। विनीत जी, क्या मेरी आवाज अब आपको मिल पा रही है? हाँ, मिल रही। ठीक है, सवाल मैं अपना आपके लिए दोहरा देती हूँ। मेरा सवाल ये है कि अखिलेश यादव के मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद मूर्ति के अनावरण की जरूरत क्यों आन पड़ी भाजपा को? प्रियंका जी हमसे सवाल कर रही? जी, विनीत जी से पहले मैं सवाल करूंगी, उसके बाद आपके पास आऊंगी। आशीष जी। प्रियंका जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोग 2017 से पहले जो इफ्तार पार्टियां किया करते थे, आज वो परशुराम जी की शरण में हैं। जो राम के नहीं हुए वो परशुराम के कैसे हो सकते हैं? जी, विनीत जी की आवाज ठीक प्रकार से नहीं आ पा रही है। विनीत जी, मैं अपनी टीम से अनुरोध करूंगी, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे इसी बीच। जी विनीत जी अपने फोन के अनम्यूट बटन को आप एक बार फिर से चेक कर लें, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। जब इनकी सत्ता होती है तब रास्तों पर गोली चलाते हैं। आज वो परशुराम जी की शरण में गए हैं, तो कल को वो ब्राह्मणों के ऊपर भी, जैसे सुल्तानपुर में इन्होंने बयान दिया था कि ब्राह्मणों की कोई मदद ना करे, इन्होंने स्पष्ट संदेश दिया था कि ब्राह्मणों को कोई बयान नहीं दिया था। फर्जी बात हो। अरे गणेश को दूध पिलाने वाले, एक दिन में पूरे विश्व में गणेश को दूध पिलाने वाले समाजवादी पार्टी क्यों झूठ बोलते हो? और केसी पांडे जी कैसे दिन में पूरे विश्व में गणेश को दूध पिलाने वाले क्यों झूठ बोलते हो? झूठ बोलने की आदत छोड़ो तुम लोग। ब्राह्मण तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करेगा। ठीक है, केसी पांडे जी भाजपा के साथ नहीं जाएगा तो क्या आपके साथ आ जाएगा? आप भी तो वही कर रहे हैं, आपके साथ आ जाएगा। विनीत जी
निर्दोष खुशी दुबे को रिहा करो। सुन लीजिए, 1250 ब्राह्मणों के हत्या को मुआवजा दो। ठीक है, आप दोनों के पास मैं बाद में आती हूँ। आशीष जी, आपसे सवाल था मेरा कि ब्राह्मणों की यदि बात करें, आप कह रहे हैं कि जाति धर्म की कांग्रेस राजनीति नहीं करती, प्रियंका गांधी मंत्र पढ़ती हुई क्यों नजर आती है मंच से? सावधान रहने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता अब इन झांसे में नहीं आने वाली है। सर्व समाज की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के 1250 ब्राह्मणों की हत्या करवा दिया है। मेरा ठीक है विनीत जी, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही हो तो मेरा सवाल है आपसे। विनीत जी, एक सवाल है मेरा आपसे कि 46 विधायक ब्राह्मण, 10 मंत्री ब्राह्मण, उसके बाद जतिन प्रसाद को भी ले आए, फिर अच्छा ये ब्राह्मण कुछ कर नहीं पा रहे थे, पंडित ब्रिजेश पाठक, पंडित दिनेश शर्मा, पंडित श्रीकांत शर्मा, पंडित जितिन प्रसाद, जिनको कोई ब्राह्मण के रूप में नहीं जानता, उनके गांव के बाहर लोग नहीं जानते कि वो ब्राह्मण है, आप उनको ब्राह्मण चेहरा बना के लाए। बड़ी लेट याद आई आपको लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी की कि मेरठ से उठा के उनको यहां ले आए लखनऊ, बड़ी लेट याद नहीं आई। और ठीक है, ये भी चलिए ठीक है, मान लिया शिव प्रताप शुक्ला जी हमारे राज्यसभा सांसद हैं, जितनी जानकारी हमें है, तो उनकी उसमें कमेटी गठित की गई। अब वो घर घर जाके विधानसभा में ब्राह्मणों के लिए बीजेपी ने क्या किया ये बताएगी। चलिए ये भी बात ठीक है कि कमेटी बनती रहनी चाहिए, तो ये विधायक क्या कर रहे थे? और आपको बता दूं, आपके कानून मंत्री उन्नाव के पाठकपुर से आते हैं, कंठा में एक गांव है, परशुराम जी की जन्मस्थली कही जाती है, आज तक नहीं गए। जिन ब्राह्मणों ने चुनाव लड़ाया वो ब्राह्मण कहते हैं दिख जाएंगे तो दौड़ा देंगे। मैं स्वयं वहां गया हूं, हर बार न्योता जाता है लेकिन नहीं आते हैं विनीत जी। और बहुत ब्राह्मणों के लिए काम किया जा रहा है, तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी को इतने सालों तक कहां छुपाए रखे आप? क्यों नहीं उनको आपने डैमेज कंट्रोल करने के लिए जब ब्राह्मण होने लगा तो पहले AK शर्मा को बुला लिए, उसके बाद मौत से उसके बाद आपको लक्ष्मीकांत वाजपेयी की याद आई तो ज्वाइनिंग कमेटी का अध्यक्ष बना दिए। लेकिन ये ब्राह्मण आपको दिनेश शर्मा नहीं दिख पाए, श्रीकांत शर्मा नहीं दिख पाए, चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय नहीं दिख पाए, आपको नीलकंठ तिवारी नहीं दिख पाए, आपको दिखे जितिन प्रसाद कांग्रेस के। आपके अंदर के ब्राह्मण सब कहां चले गए थे विनीत जी? जी विनीत जी, प्रियंका जी आप सवाल करेंगे कि ये लोग सवाल करेंगे? इन लोगों को सवाल जो सवाल के घेरे में स्वयं हो, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो या आम आदमी पार्टी, जो खुद स्वयं सवाल के घेरे में हो, ऐसे लोग हमसे सवाल कैसे कर सकते हैं? जिन्होंने राम विनीत जी ये सवाल हमारे संवाददाता का है। आप क्या बताएंगे कौन से चोले में कौन घेरे में है? आप मत बताइए, मैं पत्रकार हूँ, मुझे पता है किससे क्या पूछना है। आप किसके घेरे में, मुझे मेरा मुंह मत खुलवाइए, मुझे सब पता है कि कौन किस घेरे में है। मेरा सवाल का जवाब दीजिए। लक्ष्मीकांत वाजपेयी बड़े ब्राह्मण थे कि जितिन प्रसाद? झंडा दिखता है वहां समझ लीजिए गुंडा बैठा हुआ है। तो इस तरीके की जो गुंडाई डिबेट के अंदर भी कर रहे हैं, जो दहशतगर्दी केसी पांडे जी फैलाना चाहते हैं, या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या बसपा या आम आदमी पार्टी के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग इमामों को वेतन देते हैं और वही दिल्ली के अंदर उन पुरोहितों को जो मंदिर के अंदर पुजारी थे उनको कोई भी एक भी पैसा नहीं देते हैं। तो आम आदमी पार्टी को क्लियर करना होगा कि वो इमामों के साथ खड़े हैं। आम आदमी पार्टी से ही जवाब दीजिए। अनुराग जी जवाब दीजिए। विनीत जी यहाँ पर सवाल कर रहे हैं, जवाब दीजिए। जी अनुराग जी। प्रियंका गांधी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर आकर के मंदिर घूमती है, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। क्रिश्चियन का माला पहन लेती है, नहीं चलती है। ये झगड़े जो कर रहे हैं आप लोग। जी अनुराग जी आप सवाल का जवाब दीजिए। अनुराग जी आप सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, पहली बात तो ये मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से डरी हुई है। उसको पता है कि ब्राह्मण इनके साथ खिसक चुका है। रायबरेली में जैसे इनकी सरकार बनती है, रायबरेली में ऊंचाहार में 5 ब्राह्मणों को जिंदा जला दिया जाता है, जिस पर हमारे तमाम ब्राह्मण मंत्री हैं और सब हैं, ये लोग कहाँ रहते हैं उस समय? एटा में 5 एक ही परिवार के 5 ब्राह्मणों को जला करके उनकी हत्या कर दी जाती है। उसके अलावा झांसी में एक परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी जाती है। प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 ब्राह्मणों की हत्या कर दी जाती है। लखीमपुर खीरी में निर्वेंद्र मिश्रा जो 3 बार के विधायक होते हैं, उनकी मार करके हत्या कर दी जाती है। उसके बाद महोबा में इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या कर दी जाती है। कितनी हत्याओं को गिनाया जाए? प्रभात मिश्रा जो उसका 80% के ऊपर ट्रैक रिकॉर्ड था, उसने हाई स्कूल पास किया, एक भी उसके ऊपर आपराधिक मुकदमे नहीं थे, उसको इनकाउंटर में आप मार करके गिरा देते हैं। खुशी दुबे के साथ आप जो अत्याचार कर रहे हैं, अनाचार कर रहे हैं, ये सारे तमाम प्रकरणों पर अगर किसी ने मुखरता के साथ अगर उठाया है, किसी ने मुद्दे पर जम के बोला है,
तो और स्वाभाविक विपक्ष के रूप में बोला है, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाएंगे आप? अगर सच बोलना इतना गुनाह है तो 1000 बार बोलेंगे। हमारे सांसद संजय सिंह जी के ऊपर आपने 13-13, 14-14 मुकदमे आप लाद दिए। किस ठीक है पीएन द्विवेदी जी, ठीक है अनुराग जी आपके पास वापस आएंगे। पीएन द्विवेदी जी, जिस तरह से आज तमाम ब्राह्मणों की यहाँ पर बातचीत करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, इतने लोग मर गए, इतने लोग भाजपा सरकार में मर गए, सीधे नाम लेकर भी लिया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि भाजपा की सरकार में ही सब मरे हैं, इससे पहले किसी सरकार में कभी मौतें नहीं हुई हैं? तो ले आए ना आंकड़े, इनको लाना चाहिए ना। जी पीएन द्विवेदी जी, ये क्या है कि यह एक विडंबना है कि जब जिसकी सरकार होती है उसके विपक्ष में जो होते हैं वो आंकड़े जुटाकर इस तरह की बातें करते हैं जी। आप भाजपा को कहेंगे तो वो सपा सरकार के आंकड़े, बसपा सरकार के आंकड़े देंगे। भाजपा की सरकार है तो सपा वाले, बसपा वाले आंकड़े देंगे। ये आंकड़ों की बात यहाँ नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कह दिया ना कि ये इस समय चुनाव के समय जो भी ये हो रहा है, भगवान परशुराम आस्था के विषय हैं। भगवान परशुराम सनातन धर्म के भगवान विष्णु के छठे अवतारी हैं। अगर राजनीतिक दलों को उनके प्रति आस्था थी तो ये पहले भी झलकनी चाहिए थी। एकाएक चुनाव के दौरान ही ये क्यों ऐसा हो रहा है? इसका सीधा मतलब है कि एक वर्ग को खुश करने के लिए, ब्राह्मण को खुश करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। तो ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, एक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस समय चुनाव आता है उस समय विकास की बात होनी चाहिए और मुद्दों की बात होनी चाहिए। उस समय ये जातिगत मुद्दे आप देख रहे हैं। इस समय हर दल किसी विशेष जात को लेकर के कोई सम्मेलन कर रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी जात को रिझाने की कोशिश। ये बहुत ही हमारे देश के लिए, हमारे लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के लिए ये बहुत ही दुखद है। जी बिल्कुल जी। केसी भगवान पांडे परशुराम के प्रति आस्था है तो पहले से भी दिखानी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए। जी बिल्कुल। केसी पांडे जी, अगला सवाल मेरा आपसे है कि चुनाव की शुरुआत हुई थी तो अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो लैपटॉप की बात करते हुए नजर आते थे, एक्सप्रेसवे की बातचीत करते हुए नजर आते थे, तमाम एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के समय बोला भी कि समाजवादी पार्टी की सरकार में ये तमाम काम हुआ है। और उसके बाद चुनाव नजदीक आते आते तक एक बार फिर से धर्म की राजनीति की जरूरत पड़ गई। क्या लगता है आपको कि विकास के मुद्दे से कहीं ज्यादा आसान है धर्म के सहारे आगे बढ़ना? जी केसी पांडे जी, आपकी आवाज हमको मिल नहीं पा रही, अपने फोन को आप अनम्यूट कर ले एक बार। प्रियंका जी आवाज आ रही है? जी विनीत जी आपकी आवाज आ रही है। मेरा सवाल अभी केसी पांडे जी से था वो। प्रियंका जी जी केसी पांडे जी, मैं कह रहा हूँ प्रियंका जी, मैं ये कह रहा हूँ जिस तरीके से देखिए समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के लोग हैं, ये लोग इतना विचलित में होते हैं तब ये उत्तर करते हैं, तब ब्राह्मणों के साथ जो दुर्व्यवहार इन लोगों ने किया है। आज उत्तर प्रदेश की जनता अब इन सब जाति पंथ मजहब से ऊपर उठ करके, जाति पंथ मजहब से ऊपर उठ करके अब उत्तर प्रदेश में जो भी चुनाव होने वाले हैं उन सब में अब जाति पंथ मजहब का कोई विवाद ही नहीं है। अब जनता सिर्फ विकास देखती है, सुरक्षा देखती है। लेकिन विनीत जी, हमारे संवाददाता ने भी आपसे सवाल किया था, लक्ष्मीकांत वाजपेयी का चेहरा आप आगे लेकर क्यों नहीं आ रहे हैं? जितेंद्र प्रसाद की जरूरत क्यों आन पड़ी? उस सवाल पर आपने जवाब नहीं दिया विनीत जी। क्या कह रही हैं? लक्ष्मीकांत वाजपेयी पर हमारे संवाददाता ने आपसे सवाल किया था, विशाल ने आपसे सवाल किया था, उस पर जवाब नहीं दिया आपने। जितेंद्र प्रसाद बड़े ब्राह्मण नेता है या लक्ष्मीकांत वाजपेयी बड़े ब्राह्मण नेता है आपकी नजर में? देखिए हमारी पार्टी में सभी लोग बड़े हैं, सभी परिवार है, परिवार का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, कोई प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के जैसे।
आज 125 साल पुरानी कांग्रेस क्या हालत हो गई है, यही सब जातिगत आंकड़े जुटाने के चक्कर में। भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म की कोई बात नहीं करती, सर्व समाज की बात करती है। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के लिहाज से बात करती है। बातें कर रहे हैं, एक तरफ हम परशुराम को लेकर डिबेट कर रहे हैं, दूसरी बात आप कह रहे हैं जाति को लेकर बातचीत बोल रहे तो मैं बोलूंगा। प्रियंका जी जी विशाल, प्रियंका जी देखिए, बात इनसे पूछी गई, इन्होंने बताया कि 125 साल पुरानी कांग्रेस का क्या हाल है, 125 साल इनका क्या हाल है, समाजवादी पार्टी का क्या हाल है, ये नहीं बताएंगे। ये कभी नहीं बताएंगे। ये सर्व समाज की बात कर रहे हैं। बंद कमरे में धर्मेंद्र प्रधान मीटिंग लेते हैं। एक सांसद महोदय, नाम नहीं बताने पर उन्होंने बताया कि एक सांसद साहब ने कह दिया खड़े होके कि भाई साहब, अगर आप इतने ही अच्छे हैं और इतने ही ब्राह्मण यहाँ के थे तो 13 लोगों की यही टीम बना के भेज दिए होते घर घर, तो आज कुछ हो जाता। ब्रजेश पाठक अपने आप को मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं, वो हस्तरेखाएं चेक कराते हैं पंडित बुला के, तो वो कैसे चले जाएंगे योगी जी का प्रचार करने। श्रीकांत शर्मा मथुरा में अपना डेरा डाल देते हैं, जब बात होती है तो राधे राधे कर देते हैं। एक शर्मा को दिल्ली से बुला लिया, ये ब्राह्मण चेहरे होंगे तो उनको भी उपाध्यक्ष बना के निपटा दिया। अब सुन लीजिए विनीत जी, सुन लीजिए, एक जवाब नहीं दिए आप, एक जवाब नहीं दिए। एक विनीत जी, आपकी पार्टी में ब्राह्मण नेता कुछ नहीं हुए तो बाहर से ले आइए, ठीक है। आशीष जी, काफी देर से आपसे मैं सवाल करना चाह रही थी। आशीष जी, शिव प्रताप शुक्ला को आप नेता बना लिए, आप शिव प्रताप शुक्ला को फिर से नेता बना लिए। आपको पता है किसकी एंटी है, किसने चुनाव उनको हराया, सब जानते हैं आप। जी आशीष जी, आशीष जी क्या कहना है आपका इस पूरे मामले में, जिस तरह से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन मेरा पहले भी आपसे यही सवाल था कि कांग्रेस बोलती जरूर है कि जाति धर्म की राजनीति नहीं करती, लेकिन चुनाव आते आते टीके की भी जरूरत पड़ती है, मंदिर तक पहुंचने की भी जरूरत पड़ती है और फिर मंत्रों की भी याद आती है। देखिए प्रियंका जी, मैं बहुत ही स्पष्टता से कहना चाहता हूं, आप डिबेट ब्राह्मणों पे कर रही हैं, ठीक है। कांग्रेस पार्टी जाति पर राजनीति कभी नहीं करती। मंडल कमीशन आया, सुन लीजिए, हंसिए नहीं, मंडल कमीशन आया, उसके बाद जाति व्यवस्था बदल गई। कांग्रेस पार्टी ने कभी जातियों की बात नहीं की, ना जाति पर राजनीति की, ना धर्म के नाम पे बांटा, ना जाति के नाम पे बांटा। कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं बांटा। देखिए, ब्राह्मण जागरूक है, ब्राह्मण भागीदारी चाहता है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, और ब्राह्मण देख रहा है कि अगर बसपा की सरकार आएगी तो मायावती जी मुख्यमंत्री बनेंगी, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। या आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में तो हर जी आशीष जी सुन लीजिए, या आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में तो ब्राह्मण सपा भाजपा के पास दायरा है, ओबीसी सपा के पास है, बीएसपी के पास है, तो हम अलग से अब लड़कियों को टारगेट करते हैं, वुमेन वोट बैंक को टारगेट करते हैं। देखिए, लड़की हूं लड़ सकती हूं का तो फॉर्मूला जिस तरीके से प्रियंका जी ने आवाज दी है, लड़कियों को 40 और राजस्थान में मुंह बंद कर सकती हूँ, समाजवादी पार्टी राजस्थान के अंदर मुंह बंद कर सकती हूँ। बोलिए जी, सुन लीजिए, विनीत जी सुनना भी सीखिए। प्रियंका जी ने जिस तरीके से अपमान किया है बच्चियों का, बच्चियों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। मैंने आपके बीच में नहीं बोला था विनीत जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, ठीक है। सुन लीजिए, ये जो लड़की हूं लड़ सकती हूँ का नारा दिया है प्रियंका गांधी ने, 40% आरक्षण देने की बात की है प्रियंका जी ने। आप देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के परिवार के महिलाएं, समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के परिवार की महिलाएं, और बसपा के नेता और कार्यकर्ताओं के परिवार की महिलाएं कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रही हैं, प्रियंका गांधी की तरफ देख रही हैं। यह नारा एक सशक्त, ठीक है, बिल्कुल, यदि चुनाव के परिणाम बताएंगे, ठीक है। पिछले चुनाव में आप उसी समाजवादी पार्टी के साथ गए थे, सफाया हो गया, और उसके बाद जी अनुराग जी क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल आशीष हो जाएगा उन सवर्ण लड़कों का, छात्रों का। मैं केवल एक चीज मैं कहना चाहता हूं, ब्राह्मण मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी हैं, ब्राह्मण मंत्री दिनेश शर्मा जी हैं, और आज आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बैठा ले हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि 69,000 की जो वैकेंसी में इन्होंने पहले तो ये कहा कि आरक्षण में कोई घोटाला नहीं हुआ, लेकिन आरक्षण में घोटाला हुआ। 6 महीने से छात्र जो है आंदोलनरत थे, उसमें से 6800 ओबीसी और एससी की सीटों को निकाल करके आपने दे दिया। आज सवर्ण बच्चों में भी, छात्रों में भी आप झगड़ा लगा रहे हैं, सवर्ण ओबीसी एससी कर रहे हैं, और आज वो कड़ाके की ठंड में, पानी में, बारिश में आज भी आंदोलनरत हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस फार्मूले से आपने 6800 लोगों को उसमें से निकाल के दिया है, जो 22,000 समायोजन है,
आज वो ब्राह्मण मंत्री तो हैं, लेकिन श्रवणों और ब्राह्मणों की कौन सुन रहा है? क्यों नहीं उनको नौकरी मिल रही है? इसका जवाब अगर ये दे दे तो जो कहिए सो मैं हारूं। आज आप इनसे कहिए कि चैनल पर बैठ करके सतीश चंद्र मिश्रा जी को ये पत्र लिखेंगे, ये बताएंगे, फोन करेंगे एज ए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि उन छात्रों के साथ कल्याण होगा, उनके साथ होगा। सब लोग साथ मिलकर के आंदोलन कर रहे थे, लेकिन पहले तो आपने सदन में बाकायदा विधानसभा में दिनेश शर्मा जी ने कहा कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई ओबीसी एससी का घोटाला नहीं हुआ। बाद में निकल करके आता है भाई एक हफ्ते बाद ही आपने 6,800 लोग। दिनेश जी हमारे साथ बने हुए हैं लखनऊ से। दिनेश जी बिल्कुल ठीक है दिनेश जी विशाल। आशीष जी, अभी आप बात कर रहे थे ना, अभी आपके हम सारी बातें सुन रहे थे। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे, और अगर बसपा की गवर्नमेंट आएगी तो मायावती बनेंगी। अगर चलिए आपकी बात मान लूं तो अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तो क्या प्रमोद तिवारी मंत्री बनेंगे या आशीष जी मंत्री बनेंगे या मुख्यमंत्री बनेंगे? प्रमोद तिवारी मुख्यमंत्री बनेंगे क्या ब्राह्मणचर्य की अगर बात की जाएगी? पार्टी के पास ब्राह्मणता की फौज है। आदरणीय प्रमोद तिवारी जी ऐतिहासिक पुरुष है, एक इतिहास रचने का काम किया है। नाम स्कूल बनाइए, ब्राह्मणों की आवाज को बुलंद करने का काम किया है आचार्य प्रमोद कृष्णन। इस समय सबसे बड़ी दिनेश त्रिपाठी जी हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। हमारे पास एक स्टेट मिलता है। आशीष जी सवाल जो विशाल ने किया है उसका जवाब दीजिए। प्रमोद तिवारी को सीएम बनाएंगे क्या आप? क्यों नहीं बन सकते? 9 बार विधायक रहे हैं, ऐतिहासिक पुरुष। क्यों नहीं बन सकते? जितेंद्र प्रसाद आपके साथ में रहते हैं, पार्टी छोड़कर भाजपा में जाना पड़ता है, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं है तभी तो पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। कौन भाजपा में चला गया? अरे बिल्कुल लखनऊ से प्रदेश उपाध्यक्ष थे ललितेश पति त्रिपाठी। बिल्कुल आशीष जी मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप जवाब दे लीजिएगा। बिल्कुल आशीष जी आप ही को बता दूं, ब्राह्मण नेता सुन लीजिए, ललितेश पति त्रिपाठी मिर्जापुर से, बड़े अच्छे राजघराने से थे, कितने साल पुराने कांग्रेसी थे, प्रदेश उपाध्यक्ष थे। आप ही के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पर फोन ना उठाने का आरोप लगा के पार्टी छोड़ दिए। और कोई एक नेता नहीं है, आप पता नहीं बोले ना बोले, लेकिन कितने नेताओं को मैं व्यक्तिगत जानता हूं जो कहते हैं अजय कुमार लल्लू फोन नहीं उठाते हैं, ना ब्राह्मणों से बात करना पसंद करते हैं और ना ठाकुरों से मिलना पसंद करते हैं। अगर ऐसे अध्यक्ष होंगे तो लड़की हूं लड़ सकती हूं नारे पे सही गई है प्रियंका गांधी। ललितेश पति त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी के जो एक बड़े नेता, बड़े परिवार से थे, उनके सीधे संबंध राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से थे। सीधे सोनिया गांधी उनको बेटे की तरह मानती थी। अगर किसी ने फोन नहीं हटाया या किसी तरीके का रहा वो चले गए, इसीलिए पार्टी छोड़कर जाते हैं। आने मैं तो कहना होंगी आने वाले समय में वो पता चलेगा। अगला सवाल मैं दिनेश त्रिपाठी जी से वो जहां भी गए वहां उनका क्या सम्मान? जी दिनेश त्रिपाठी बड़ी पार्टी है जी। दिनेश त्रिपाठी ब्राह्मणों की जब बात होती है, चाहे कांग्रेस की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें, गिने चुने ब्राह्मण नेताओं के अलावा मौका मिलता हुआ नजर नहीं आता। और भाजपा के भी जो ब्राह्मण नेता हैं वो अंदर जिस तरह की नाराजगी व्यक्त करते हुए नजर आते हैं, यही वजह है कि चिन्हों की राजनीति के साथ ही साथ अब मूर्तियों की जरूरत पड़ रही है। क्या लगता है आपको कि ब्राह्मणों की बात हर कोई करता है पर सम्मान नहीं होता? तो हमारे साथ जी केसी पांडे जी, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी केसी पांडे जी सब चले गए। केसी पांडे जी अपने फोन के अनम्यूट बटन को अनम्यूट करें, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। अब जनता ने म्यूट कर दिया है प्रियंका जी। सपा बसपा कांग्रेस और अनुराग जी आपसे भी यदि मैं सवाल कर लूं, आम आदमी पार्टी की भी यदि हम बात करते हैं, एक तरफ आप जाति की बात नहीं करते, मुद्दों की बातचीत करते हैं, लेकिन उसके बाद चुनाव से पहले मुलाकात करते हुए नजर आते हैं समाजवादी पार्टी से, सपा सुप्रीमो से मुलाकात करते हैं। किस तरह की विचारधारा? एक तरफ विकास की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप पार्टी केसी पांडे जी मेरी आवाज मिल पा रही है आपको?
आपकी आवाज मिले, हमको मिले, लेकिन हमारी आवाज जी केसी पांडे जी जवाब दीजिए, मेरा सवाल था आपसे। जी केसी पांडे जी जवाब दीजिए। हाँ बोलिए। जी सवाल ये था कि ब्राह्मणों की बात सब करते हैं, गिनती भी आपने गिना दी, पर सम्मान नहीं होता, तभी तो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं। नहीं, ब्राह्मणों का सम्मान सर्वाधिक समाजवादी पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों को वोट बैंक समझती है। अरे अखिलेश जी अपने पिताजी का सम्मान तो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो ब्राह्मणों को दिनेश त्रिपाठी जी के पास मैं जाऊंगी। अगला सवाल मैं इन्हीं से करना चाह रही हूं। दिनेश त्रिपाठी जी, तमाम पार्टियों की हमने बातचीत की है, ब्राह्मण की बात तो हर कोई नजर आता है, करता हुआ नजर आता है, लेकिन असल मायने जब सम्मान देने की बात होती है, जब पद देने की बात होती है, तो तमाम पार्टियों में जो गिने चुने पद मिले भी हैं उनमें भी नाराजगी साफ नजर आती है। क्या लगता है आपको कि सिर्फ कहीं ना कहीं वोट लेने की तो बात होती है, पर असल सम्मान आज तक किसी पार्टी के द्वारा नहीं दिया गया? जी बिल्कुल प्रियंका, अभी हमारे सहयोगी विशाल ने सब भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता के साथ साथ सभी प्रवक्ताओं से पूछा, सवाल किया, लेकिन किसी ने उसका सटीक जवाब नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लगातार कह रहे हैं ब्राह्मणों की सबसे हिफाजती पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन विकास के, हमारे सहयोगी विकास के एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके निर्देशन में उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है और भारतीय जनता पार्टी 81 में से 73 सीटें जीत के आती है, लेकिन उसके बाद लक्ष्मीकांत वाजपेयी कहाँ जाते हैं किसी को नहीं पता है। पूरे 5 साल तक लक्ष्मीकांत वाजपेयी का कहीं पता नहीं होता है, लेकिन जब समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों का वोट लेने के लिए परशुराम की चर्चा कर देती है, भगवान परशुराम की मूर्ति और मंदिर बनवाने की चर्चा करती है, तो अचानक लक्ष्मीकांत वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी को याद आते हैं और उनको ज्वाइनिंग कमेटी का चेयरमैन बना देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बताएगी। और रही बात कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की, वही अखिलेश यादव हैं, कहना नहीं चाहिए, कन्नौज के उस लड़के का नाम याद कर लीजिए और सभी जानते हैं। अपने केसी पांडे जी भी याद होंगे उनके, वो ब्राह्मण लड़के के साथ अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते रहते क्या किए थे सबको पता है। और कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ब्राह्मणों की सबसे हितैषी पार्टी भारतीय कांग्रेस है। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री 5 मुख्यमंत्री दिए हैं। प्रमोद तिवारी क्या अजय कुमार लल्ली से अयोग्य थे, प्रदेश अध्यक्ष बनने लायक नहीं थे, या ललितेश प्रति त्रिपाठी प्रदेश अध्यक्ष? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल दिनेश जी यहाँ पर ठीक कहना है। तो जिस तरह से आज का मुद्दा में हम चर्चा कर रहे थे, रामराज की बात हो या परशुराम की मंत्र की बात हो, यहाँ पर तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा इसको पूरा इस्तेमाल करने की कोशिश जरूर की जा रही है। आगामी 2022 के चुनाव में पूरी तरह से भुनाने की कोशिश की जा रही है और उसका सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है 12% ब्राह्मण वोट, जिसको लगता था, भाजपा को लगता था कि हमेशा से ये 12% वोट कहीं ना कहीं भाजपा के पाले में रहा है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी इसी मौके का फायदा उठाने के चलते ब्राह्मणों को लुभाने का काम करती हुई नजर आ रही थी। कोशिश बसपा ने भी की, लेकिन कोशिश बसपा की कहीं ना कहीं रंग नहीं लाई। समाजवादी पार्टी इस रेस में कहीं ना कहीं आगे नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि एक तरफ रामराज, दूसरी तरफ परशुराम मंत्र। आगामी चुनाव में जब ब्राह्मण वोट गिरता है, जब ब्राह्मण वोट अपने नेता को चुनता है, तो आखिर किसके पाले में ये वोट ज्यादा आता है, किसकी राजनीति सफल होती है, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे थे और ये आगे आने वाला वक्त भी बताएगा। फिलहाल जिस तरह से हमारे सहयोगी विशाल कह रहे थे कि ब्राह्मण बहुत ही मुखर है और अब कई सरकारों के बाद तमाम चालबाजियों को समझते हुए अब उसे ठीक तरह से पता हो चला है कि किस पाले में जा रहा है और कहां जाकर अपना काम कराना है, कहां जाकर अपना सम्मान और खोया हुआ हक हासिल करना है। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए थे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर केसी पांडे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, विनीत शुक्ला जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आशीष दीक्षित आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अनुराग मिश्रा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, PN द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिनेश त्रिपाठी जी शुक्रिया और विशाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज लगातार जिस तरह से हम आज का मुद्दा में चर्चा कर रहे थे, अब बड़ी बात यही है कि रामराज या परशुराम मंत्र की बात तो हमने की है, लेकिन आगामी आने वाला चुनाव ही बताएगा कि आखिर ब्राह्मण वोट जिसको साधने की कवायद समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों के द्वारा की जा रही है, वो किस ओर झुकता है और किस ओर अपना नेता चुनने का प्रयास करता है। फिलहाल आज के मुद्दे में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।